नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। 10वीं कक्षा की आज प्री बोर्ड 2 की परीक्षा संपन्न हुई है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रश्न पत्र को देखते हैं और उसके जवाब हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। यह प्रश्न आपके व्याकरण खंड से है, जो कि 14 अंकों का है और इसके 7 उपभाग दिए गए हैं। प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है। इस प्रश्न का क भाग देखिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। ध्यान देना बच्चों, अगर उदाहरण पूछा है तो इसका मतलब है कि उदाहरण के भी अंक आपको दिए जा सकते हैं या काटे जा सकते हैं। तत्पुरुष समास की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष कहते हैं। और इस समास में जो पहला पद होता है वो ज्यादातर संज्ञा या विशेषण होता है। और इसका विग्रह जब हम करते हैं तो कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियां इसके विग्रह में प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें से आप कोई भी एक उदाहरण ले सकते हो, जैसे स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, तुलसीकृत तुलसी द्वारा कृत, देशभक्ति देश के लिए भक्ति, राम कहानी राम की कहानी आदि कोई भी आप उदाहरण इसमें लिख सकते हो। दूसरा इसका भाग है ख भाग, उल्लास और उज्जवल शब्दों का संधि विच्छेद करें। तो इसमें एक एक अंक के दोनों शब्द हैं, तो हम संधि विच्छेद करेंगे। कैसे लिखोगे? उत जमा में लास और दूसरा उज्जवल है उद जमा में जल। ग भाग देखिए, मूल शब्द व उपसर्ग अलग अलग कीजिए। तो प्रति जमा में एक, यहाँ पर प्रति उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। दूसरा शब्द है अनिच्छा, अन जमा में इच्छा, अन उपसर्ग हो गया और इच्छा मूल शब्द हो गया। घ भाग देखिए, वाक्य की परिभाषा देकर रचना के आधार पर भेदों के नाम लिखें। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। अगला प्रश्न, मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग उगलना मतलब आग की तरह बातें बोलना। राम तो मुझे देखते ही आग उगलने लगता है। आसमान सिर पर उठाना, इसमें बहुत ज्यादा शोर मचाना, हुड़दंग मचाना। इसका वाक्य प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही अध्यापिका जी कक्षा से बाहर गई, बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। अगला प्रश्न, यमक अलंकार की परिभाषा दीजिए। यमक अलंकार कहाँ होता है बच्चों? जहां पर 2 एक समान शब्द प्रयोग किए जाते हैं लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ परिभाषा पूछी है तो आप परिभाषा लिखेंगे। अगर इसमें उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, अगर ऐसा आता तो आपको उदाहरण भी देना होता। तो यहाँ पर समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर काली घटा घटाओं के लिए और दूसरे वाले घटा मतलब अर्थात कम होना, कि काली घटाओं का घमंड कम हो गया। दूसरा भाग देखिए इसका, दोहा छंद को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर ये दोनों प्रश्न आपके एक एक अंक के, इसीलिए आपसे उदाहरण नहीं पूछा गया है। तो दोहा छंद एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रश्न का अंतिम उपभाग देखिए, वाच्य किसे कहते हैं और इसके भेदों के नाम लिखिए। तो इसको परिभाषित आप किस प्रकार से करेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इसके भेद हमसे पूछे गए हैं। तो पहला भेद है कर्तृवाच्य, दूसरा भेद है कर्मवाच्य और तीसरा भेद है भाववाच्य। दूसरा प्रश्न, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो आपको इसमें से किसी एक पर ही निबंध लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आता है और प्रत्येक पर 2-2 4-4 लाइनें लिख देते हैं, लेकिन नहीं, इन 5 बिंदुओं को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। 5 टॉपिक्स जो आपको दिए हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे प्रकार से देखिएगा और बाद में ये सोचिएगा कि हमें इस पर, इनमें से किस पर बहुत अच्छा लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में से किसी भी एक पत्र को लिखना है। प्रश्न संख्या 4, क्षितिज काव्यखंड के आधार पर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 6 है। पहला प्रश्न है, हमारे हरी हारेल की लकड़ी, यह कथन किसका है? तो ये गोपियों ने कहा है और श्री कृष्ण को कहा है, लेकिन यहाँ पर उत्तर होगा हमारा गोपियों ने।
राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता की भाषा क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अवधी भाषा। गागर रीति से कवि किसके खालीपन की बात कर रहा है? यहाँ पर अपने मन रूपी गागर को खाली बता रहे हैं। चौथा प्रश्न, अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? तो इसका सही जवाब होगा शोभाश्री। अगला प्रश्न है, कवि को बच्चे की मधुर मुस्कान से किसने परिचित कराया? तो इसका सही जवाब होगा पत्नी ने। छठा प्रश्न, संगतकार कविता किसकी रचना है? तो ये लिखी है मंगलेश डबराल जी ने। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाणी, अहो मुनीसु महाबट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। पहला प्रश्न है, इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि हैं तुलसीदास जी और कविता है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बिहसी का क्या अर्थ है? बिहसी मतलब होता है हंसकर। कुठार कौन दिखा रहा है? तो यहाँ पर कुठार परशुराम जी के द्वारा दिखाया जा रहा है। फूकी पहाड़ से कौन उड़ाना चाहता है? तो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं परशुराम जी के द्वारा, और वो परशुराम जी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं तो लक्ष्मण को ये कहना पड़ा कि आप तो हमें मूर्ख समझ रहे हैं, आप तो हमें निर्बल समझ रहे हैं, और ऐसा लगता है आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा परशुराम जी। पुनि पुनि का क्या अर्थ है? पुनि पुनि का अर्थ है बार बार। लक्ष्मण कहते हैं कि पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, कि तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। तो इसका उत्तर होगा बार बार। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या मतलब आपको प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से ली गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियां अट नहीं रही कविता से ली गई हैं और इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो इसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखोगे कि कवि कहते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक फैला हुआ है कि वो सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर खुशबू से भर गया हो, और वो स्वयं को इतना हल्का महसूस करते हैं कि ऐसा लगता है कि नभ में उड़ने को तुम पर कर देते हो, मतलब अपने पंख फैलाकर दूर नील गगन में उड़ जाना चाहते हो। इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। घर घर और पर ऐसे पुनरावृत्ति शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का चित्रण किया गया है। सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 7, संगतकार कविता के कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं आते हैं। आपके पाठ्यक्रम में लेखक परिचय दिया गया है, कवि परिचय आपके पाठ्यक्रम में नहीं आते हैं। इसमें आप प्रयास कीजिएगा कि आप प्रत्येक कविता के मूल भाव को जरूर याद करके जाएं। तो मूल भाव से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न हमारी परीक्षा में आता ही आता है। दूसरा देखिएगा, श्री राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए क्या किया। जैसे यहाँ पर परशुराम जी कथन बोल रहे थे, उनका प्रत्युत्तर लक्ष्मण भी क्रोध स्वरूप ही दे रहे थे, जिसके कारण से परशुराम को और अधिक क्रोध आ रहा था कि वो जो लक्ष्मण के जवाब थे परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ पर राम ने जल के समान शांत वचनों से परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया, कि जिस प्रकार से आग में अगर हम घी डालेंगे तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होगी। पर लक्ष्मण के कथन आग में घी डालने का कार्य कर रहे थे, और यदि आग में हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, आग शांत हो जाएगी। यहाँ पर राम ने पानी के समान शांत वचन बोले तो परशुराम का क्रोध शांत हो गया। प्रश्न संख्या 8, क्षितिज के गद्य खंड के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, स्वयं प्रकाश को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने के साधन से जाते थे। तो वो पैदल जाते थे। नवाब साहब ने जेब से क्या निकाला। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे। तो मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित करते थे। काशी में कलाधर किसे माना गया है। तो इसका सही जवाब होगा हनुमान। जैसा कि पुस्तक में भी एक पंक्ति है, काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है, काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है। अंतिम प्रश्न, 2500 वर्ष पूर्व सच्चे ज्ञान की खोज में किसने घर छोड़ा था। तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ ने। जैसा कि पुस्तक में भी कहा गया है
कि आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया था कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। तो इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ ने। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। कौन से पाठ से लिया गया है ये है पाठ नेताजी का चश्मा और इसके लेखक है स्वयं प्रकाश। कौन सा प्रयास सफल था और कैसे? तो इसका जवाब होगा कि जब मूर्तिकार ने नेताजी की मूर्ति बनाई तो उस समय पर वो चश्मा बनाना भूल गया। तो प्रयास सफल था, मतलब कौन सा प्रयास था? नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का। और कैसे सफल हुआ कि चश्मा बनाने भूल गया था मूर्तिकार और उस पर रियल फ्रेम लगा दिया गया। हालदार साहब को क्या खटक रहा था और क्यों? हालदार साहब ये सोच में पड़ गए थे कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की है लेकिन चश्मा रियल। तो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो संगमरमर का नहीं था। यही चीज उनके मन में खटक रही थी। हालदार साहब ने क्या लक्षित किया और कैसे? उन्होंने ये देखा कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा संगमरमर का नहीं था। और कैसे? जब उन्होंने काले फ्रेम वाली मूर्ति को चश्मा पहने देखा तब। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैलने का क्या कारण था? तो उन्होंने उनको ये आश्चर्य हुआ देखकर कि वाह भाई वाह, क्या खूब आइडिया है, मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल। यही सब सोचकर उनके मुख पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। प्रश्न संख्या 10, यशपाल अथवा यतीन्द्र मिश्र में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। प्यारे बच्चों, इसका जवाब ध्यान पूर्वक देखना। इन दोनों में से आपको किसी एक लेखक का परिचय लिखना है और उसमें आपके अंक विभाजन होगा रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं और भाषा शैली। मतलब इनमें से आप किसी भी एक बिंदु को छोड़ नहीं सकते हो। तीनों के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। प्रश्न संख्या 11, पुत्र के मरने के पश्चात बाल गोविंद भगत पुत्र वधू को उसके घर क्यों भेजना चाहते थे? इसका जवाब आप क्या लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसकी मृत्यु पर शोक मनाने की बजाय उन्होंने उत्सव मनाया, क्योंकि बाल गोविंद भगत का ये मानना था कि आत्मा अपने परमात्मा से जा मिली है। तो उसका तो मिलन हुआ है, तो इसमें शोक की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि बाल गोविंद भगत पुत्र वधू को उसके घर क्यों भेजना चाहते थे? बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू बड़ी ही सुभग और सुशील थी और उसकी अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई थी। तो उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे यहाँ से ले जाओ और इसका दूसरा विवाह कर दो, क्योंकि वो उसका जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। और बाद में जब उनकी पुत्र वधू नहीं मानी तो उन्होंने क्या दलील दी? या तो तुम इस घर से चली जाओ, नहीं तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है सिर्फ पुत्र वधू को उसके घर क्यों भेजना चाहते थे, ताकि उसके दूसरा विवाह करवा सके। प्रश्न संख्या 2, वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? तो संस्कृत व्यक्ति अंतिम अध्याय से लिया गया है ये वाला प्रश्न आपका। उसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, एक संस्कृत व्यक्ति और एक सभ्य व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जाता है जो पहल नई चीज की खोज या आविष्कार किया करता है, और सभ्य व्यक्ति क्या होगा? उसी चीज में सुधार करने वाला। तो इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कहा है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वो कैसा व्यक्ति था? वो संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अधिक बातों का ज्ञान है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित रहे हों। ऐसा होने पर हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह लें, लेकिन हम न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। घ भाग देखिए, ये आपकी कृतिका पुस्तक से है। यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन 3 प्रश्नों में से आपको किन्हीं भी 2 प्रश्नों का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का। तो इसलिए ध्यान पूर्वक
तीनों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे प्रकार से आते हैं आपको उन्हीं का जवाब देना है। पहला प्रश्न है माता के आंचल पाठ से, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर पिता जब खिलाते हैं, बच्चा जब मुंह मोड़ लेता है तो पिता उसे और अधिक खिलाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन माता कहती है कि बच्चे को खिलाने का तरीका अलग है। मर्दुए मतलब मर्दों को नहीं पता कि बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए, ये माता को पता है कि बच्चे को कैसे खाना खिलाना चाहिए। वो बहुत सारे उदाहरणों को देकर कि चिड़िया उड़ गई, तोता उड़ गया, मैना उड़ गए, इस आधार पर वो बच्चे को और अधिक खाना खिलाती रहती है और बच्चों को और अधिक दूसरी बातों में उलझाकर वो उसका पेट भर देती है। और पुरुष क्या करते हैं कि बच्चे ने जितना खाया उतना ठीक है, नहीं खाया तो वो उसे और अधिक खिलाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन माता जो है उसे बहला फुसलाकर अलग अलग बातों में उलझाकर उसे अधिक से अधिक खिलाने का प्रयास करती है। दूसरा है लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। ये प्रश्न है मधु काकरिया जी द्वारा रचित एक अध्याय साना साना हाथ जोड़ी में से। लेखिका जब अपनी तिब्बत यात्रा पर थी तो उसने वहां पर देखा कि एक ऐसा चक्र है जिसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका बहुत हैरान हो जाती है। जितेन नार्गी की ये बात सुनकर लेखिका को ध्यान आता है कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है कि गंगा में एक डुबकी लगा दो और सारे पाप आपके धुल जाएंगे। उसे लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है। सारी वैज्ञानिक प्रगति होने के बावजूद भी लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य की अवधारणाएं एक ही समान है। तीसरा प्रश्न है हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबावों का परिणाम है। आप ये कैसे कह सकते हैं? हिरोशिमा पर जो कविता लिखी थी वो लेखक के बाह्य और आंतरिक दोनों दबावों का परिणाम है। बाह्य रूप से क्या हुआ, लेखक ने जब वहां पर देखा, उन्होंने अनुभव किया कि वहां पर एक पत्थर पर उन्होंने एक व्यक्ति की छाया देखी, तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ पर जब बम गिरा होगा, अणु बम जब गिरा होगा, उस समय उस पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा होगा। जैसे ही अणु विस्फोट हुआ उस समय पर वो व्यक्ति भाप बनकर उड़ गया होगा और उसकी छाया मात्र ही उस पत्थर पर रह गई। वहां पर उन सब चीजों को देख तो लिया, वहां पर वो अस्पतालों में भी गए, वहां के लोगों को भी देखा, उन्होंने उस चीज का अनुभव तो किया, लेकिन अनुभूति हुई उन्हें भारत में आकर एक ट्रेन में बैठे हुए जब उन्होंने उस चीज को फील किया, उस चीज की उन्हें अनुभूति हुई, तब उन्होंने वो कविता लिखी। आंतरिक और बाह्य दबाव के परिणाम स्वरूप। हमारा अंतिम भाग आता है नैतिक शिक्षा पुस्तक से। उसमें से आपसे 10 अंक की नैतिक शिक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 प्रश्न होंगे 3-3 अंक के। पहला प्रश्न है वीणा वादिनी से क्या वर मांगा गया है। तो इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, मतलब अज्ञान को दूर करना, अमृत रूपी मंत्र की भावना, ज्ञान का झरना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब होगा 21 जून को। प्रश्न संख्या 3 प्रकृति हमें प्रेरणा देती है कर्म करने की। सही जवाब कर्म करने की। चौथा प्रश्न लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था। तो सही जवाब होगा मोरोपंत। इसका दूसरा भाग जो कि 3 अंक का है, सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोज में लगा दिया था और उनके गले में हमेशा एक दूरबीन लटकी रहती थी जो उनके मरने के बाद ही उतरी। पक्षियों की खोज के लिए, पक्षियों की हिफाजत के लिए वो जिंदगी भर प्रयास करते रहे। वो एक बार पक्षियों की खोज में जंगल में चले जाते थे तो तब तक वापस नहीं लौटते थे जब तक उन्हें सही नतीजे नहीं मिल जाते थे। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की हिफाजत के प्रति समर्पित कर दिया, क्योंकि पक्षी प्रेम ही उनका जागृत हुआ था कि बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी। उस घायल पक्षी को देखकर ही उनके मन में दया के भाव जागृत हुए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की हिफाजत के लिए लगा दिया, जिसके लिए उन्हें उपाधि दी गई बर्डमैन ऑफ इंडिया की। नैतिक शिक्षा से ही अगला प्रश्न देखिए। कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैलने पर भगिनी निवेदिता ने सेवा कार्यों में कैसे योगदान दिया। इसका जवाब क्या होगा। सन 1899 में कलकत्ता में प्लेग भयंकर महामारी के रूप में फैला। तब उस समय पर
भगिनी निवेदिता ने स्वच्छता संबंधी सारा काम अपने हाथ में ले लिया। उनकी प्रेरणा से अनेक युवक युवतियां इस महामारी में सहायता करने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। इसका एक सुपरिणाम यह भी निकला कि सेवा की दिव्य अनुभूति से छुआछूत की सतही भावना भी दूर हो गई। यहीं पर हमारा प्रश्न पत्र पूर्ण होता है। आशा है आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।